हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतिका सारजा, वेलकम टू नोकैड ऑनलाइन। तो फाइनली 12th का एग्जाम आपका खत्म हो चुका है और सबसे बड़ी जो समस्या है या क्वेश्चन है आपके दिमाग में वो ये है कि 12वीं के बाद कौन सा एग्जाम दे, या फिर आप 12वीं के एग्जाम आप करना क्या चाहते हैं और जिस भी ब्रांच जिस भी कोर्स में आप एनरोल होना चाहते हैं उसके लिए कौन कौन से एग्जाम्स आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने पड़ते हैं। तो हम लोगों ने अभी जो सीरीज स्टार्ट की इसमें आपको जो भी बचे हुए समय में जो भी एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए आप एप्लीकेबल हैं वो सब एंट्रेंस एग्जाम के बारे में मैं आपको बताऊंगा, प्लस उसके क्या क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी है, उसका क्या प्रोसेस होता है और कितना क्या उसका सिलेक्शन रेशियो होता है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो आज की वीडियो में जो स्टेट बोर्ड का एग्जाम है छत्तीसगढ़ का CGPET, मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। उसके सारे इंफॉर्मेशन की क्या है, कैसा है एग्जाम, कैसा होता है, क्या सिलेबस रहता है, सारी चीज़ें। प्लस आपको पता होगा हम अभी बहुत ही जल्द एस्पायर एज लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें हमारा मकसद होगा कि जितने भी बच्चे आफ्टर 12th करियर सिलेक्शन के लिए चिंतित होते हैं उनको हेल्प करना जेन्युइन तरीके से, फ्री ऑफ कॉस्ट तरीके से। तो आप अगर चैनल पे बने रहेंगे तो आप एस्पायर एज के बारे में भी बहुत जल्द इन्फॉर्मेशन ले पाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हमारे फर्स्ट इस सीरीज के फर्स्ट एग्जाम के बारे में, जिसका नाम है CGPET, छत्तीसगढ़ प्री इंजीनियरिंग टेस्ट। देखिए मैं आपको बता देता हूं, एग्जाम में दम नहीं है, एग्जाम काफी आसान होता है। एक और डिस्क्लेमर मैं आपको बताता हूं, देखो मेरा प्रेफरेंस ये रहता है कि आप लोग प्राइवेट कॉलेज में ना पढ़े। क्यों ना पढ़े उसके पीछे मैं रीजन बता रहा हूँ। अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ के प्राइवेट कॉलेज की जो फीस होती है वो रहती है 70,000 से 80,000 के बीच में। ये आपके प्राइवेट कॉलेज की फीस है छत्तीसगढ़ की। और वहीं अगर आप किसी सरकारी कॉलेज से CG में इंजीनियरिंग करते हैं तो आपकी मैक्सिमम फीस जो है 30,000 में निपट जाती है जनरल वालों के लिए। OBC वालों को इससे कम लगता है, ST SC को तो लगता ही नहीं है। ठीक है, अब बेटा समझना मेरी बात कि अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग करते हो, छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं, और आप CG के सरकारी कॉलेज से एडमिशन करते हो, तो दोनों कॉलेज की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि दोनों कॉलेज से पढ़ के निकलने के बाद आपको नौकरी नहीं मिलने वाली है, चाहे प्राइवेट से पढ़ो चाहे सरकारी से पढ़ो। क्योंकि इनका करिकुलम, इनकी पहुंच, इनका स्ट्रेंथ, इनका तरीका उस लेवल का नहीं है कि आपको नौकरी दिलवा सके। सबसे पहली चीज तो देखो, जब हमें पता है कि दोनों जगहों से सिर्फ पढ़ने से, सिर्फ कॉलेज जाने से, सिर्फ डिग्री लेने से नौकरी नहीं मिलने वाली है, हमें एक्स्ट्रा भी खर्च करना पड़ेगा स्किल्स सीखने के लिए। तो मेरा सजेशन बच्चों को ये रहता है कि अगर आपको जेई नीट में, सॉरी, अगर आपका जेई में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, IIT NIT आप नहीं ले पा रहे हो, लेकिन आपको फिर भी इंजीनियरिंग करना है, तो आप मेरा कंसर्न और एडवाइस भी बोल सकते ये रहता है कि आप ना प्राइवेट कॉलेज से पढ़ने मत जाओ, आप सरकारी से पढ़ो। क्यों पढ़ो? क्योंकि सरकारी की फीस बहुत कम होती है। अब सोचिए, आप प्राइवेट में दे रहे हो 70-80 हजार और सरकारी में आप जनरल वाले हो तो 30 के अंदर में काम चल रहा है। यहाँ जो आपका जो प्रॉफिट हो रहा है ना, लगभग 40,000 या 50,000 मान लो। ये 50,000 जो ईयरली आप प्रॉफिट बना रहे हो, प्रॉफिट मतलब सेव कर रहे हो, ये पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हो खुद के स्किल्स में, खुद के चीज़ों को सीखने में, या फिर जो भी ब्रांच में आपका रिस्पेक्टिव चीज़ें हैं उसको लर्न करने में। इसीलिए इस जो पीटी एग्जाम है इसको मैं वैल्यू देता हूँ, वरना ये जो एग्जाम का सिलेबस है या इसका जो पैटर्न है वो किसी काम का नहीं है, अपडेटेड नहीं है। आपको इसके प्रीवियस क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे कहीं भी, मतलब सरकार इस पर कोई ज़्यादा ध्यान देती नहीं है। लेकिन हाँ, एक तरीका है इतने कम फीस में पढ़ने का, तो मैं इसे सजेस्ट करता हूं कि आपको पीटी देना चाहिए। ठीक है, सिलेबस अब बात करते हैं क्या है CGPET का। तो CGPET का आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देखिए, ये PDF जो है आपको कहाँ मिल जाएगा, ये PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, आप जाके ज्वाइन हो जाइए, सब कुछ आपको वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, प्लस हम लोग क्रैश कोर्स भी स्टार्ट करने वाले हैं जिसका इन्फॉर्मेशन भी मैं दूंगा। क्रैश कोर्स परसों से स्टार्ट हो जाएगा, ट्यूसडे से, तो वो भी ऑनलाइन ऑफलाइन क्रैश कोर्स होगा जिसमें हम लोग PET, PAT, PPHT और जितने भी एग्जाम्स भी बचे हुए हैं इंजीनियरिंग और मेडिकल के, उसके बारे में हम आपको पढ़ाने वाले हैं, सिलेबस पढ़ाने वाले हैं। तो नेम ऑफ एग्जाम है छत्तीसगढ़ प्री इंजीनियरिंग टेस्ट CGPET। कंडक्ट कौन करता है? तो छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड। एग्जाम का लेवल क्या है? तो अंडर ग्रेजुएट एग्जाम है, मतलब आप ग्रेजुएशन करने के लिए इसको दे सकते हैं। एग्जाम की फ्रिक्वेंसी आप देखने जाएंगे तो साल में एक बार होता है। टोटल कैंडिडेट जो मैंने अपने डेटा से निकाला है कि लास्ट ईयर टोटल 14,000 के आसपास बच्चे जो है CGPET में बैठे थे।
एग्जाम का मोड रहता है कम्प्लीटली पेन पेपर बेस्ड ऑफलाइन रहता है। और इस एग्जाम को करने के बाद आप कौन कौन से कोर्सेज में इनरोल हो सकते हैं, तो बी और बीटेक। देखो बी का जमाना खत्म हो गया, बी मतलब होता है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बीटेक मतलब होता है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो बी नहीं होता, बीटेक होता है, ठीक है। एग्जामिनेशन फीस, तो एग्जामिनेशन फीस अभी आपके लिए 0 है, पहले था कुछ 200 रुपये, अभी नहीं है। उसके बाद कितने सेक्शंस होते हैं आपके एग्जाम में, तो आपके एग्जाम में फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा और मैथमेटिक्स होगा, 3 सेक्शन होते हैं, आप समझेंगे। उसमें टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं, 150। तो 50 क्वेश्चन फिजिक्स के, 50 केमिस्ट्री के और 50 मैथमेटिक्स के। उसके बाद हम बात कर ले अगर मार्किंग स्कीम की, तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है और सही करने पर 1 नंबर आपको मिलता है। 150 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, सिंपल सी बात। मीडियम ऑफ एग्जाम क्या है, किस माध्यम में आता है एग्जाम, हिंदी मीडियम के लिए भी होता है और अंग्रेजी मीडियम के लिए भी होता है। लेकिन मेरा सजेशन रहेगा, प्रो टिप मैं आपको देता हूं कि जो हिंदी मीडियम वाले बच्चों थे वो 12वीं के बाद अंग्रेजी ना सीखने का, ना बोलने का रोना नहीं रोएंगे, वरना कंपटीशन इतना टफ है कि आपको इतना पीछे फेंक दिया जाएगा कि आप किसी काम के नहीं रहोगे। तो आपको, आप हिंदी मीडियम वाले हो, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपको अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी क्योंकि डिमांड है, सिंपल सी बात। उसके बाद बात करते हैं कि इसका वेबसाइट कौन सा है, तो आप वेबसाइट का लिंक जो है ना मैंने नीचे दे दिया है। ये पीडीएफ में आप जाएंगे ना, तो ये आपका vyapam.cgstate.gov.in करके ये जो वेबसाइट है, इसका लिंक है इसमें। जब आप इसको सर्च करने जाएंगे ना, इस लिंक को दबाते ही आप ना तुरंत कहाँ चले जाएंगे, उस वेबसाइट पे चले जाएंगे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट क्या है, तो बेटा लास्ट डेट जो है ना वो 7 अप्रैल का है, यानी आज जो है वीडियो बन रहा है तो आज 31 मार्च है। तो आप समझ जाइए कि आपके पास ऑलमोस्ट 6 दिन के आसपास का समय है। आप जल्द से जल्द फटाफट जो है खुद से या किसी की हेल्प से फटाफट आप फॉर्म फिल कर लीजिए। कुछ इशू आ रहा हो फॉर्म फिल करने में तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए या व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, टेलीग्राम तो मैसेज नहीं हो पाएगा। और 7 अप्रैल लास्ट डेट है इसको फिल करने का, ठीक है। उसके बाद ये हमारा जो है टेलीग्राम ग्रुप है NoACAT मेडानेक्स के नाम से। अब ये आपको एक बार एक नाम दिख रहा होगा मेडानेक्स के नाम से, तो बेटा हमारा क्या है, मेडानेक्स को हमने क्या किया है समझा देता हूँ आपको, कि जो ये एग्जाम्स आपको दिख रहे हैं ना, IIT, JEE, नीट, CUET, PET, PAT, PPST, बिटसेट, WB, JEE, इन सारे एग्जाम्स के लिए हमने NoACAT ने क्या किया है, एक सेक्शन बनाया मेडानेक्स के नाम से। ये सारी तैयारी इस मेडानेक्स ब्रांड के नेम से ही करवाई जाएगी आगे, ठीक है। तो ये है मेडानेक्स। इसका उद्देश्य है कि कंपटीशन को फेयर बनाना और सारे बच्चों के लिए अवेलेबल करवाना, क्योंकि बहुत सारे लोग आज IIT, JEE, नीट के एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए जो कोचिंग होती है उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी है बेटा, और अफोर्ड करना मुझे लगता भी नहीं है कि करना भी चाहिए, क्योंकि सिंपल सी बात है, 5 लाख रुपए आप खर्च कर रहे हो और रिटर्न और कुछ इन्वेस्टमेंट करने पर रिटर्न नहीं मिलेगा, तो मेरे को नहीं लगता है कि वो इन्वेस्टमेंट सही होता है। चाहे वो इन्वेस्टमेंट बैंक में की जाए, चाहे आपके स्किल पे की जाए, अगर इन्वेस्टमेंट का रिटर्न नहीं मिल रहा है तो वो यूजलेस है, सिंपल सी बात। तो मेडानेक्स जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने की सोच रहे हैं हम लोग, जहाँ पे गरीब से गरीब बच्चा, चाहे वो बस्तर में रह रहा हो, चाहे वो झारखंड किसी कोने में रह रहा हो, जिसको कुछ ना पता हो सोशल मीडिया इंटरनेट के बारे में, वो भी हमारे प्लेटफॉर्म की मदद से जो ये बड़े एग्जाम्स होते हैं इनका प्रिपरेशन कर सके। ये उद्देश्य है हमारे मेडानेक्स का। तो अब एग्जाम की बात कर लेते हैं। इन्फॉर्मेशन तो मैंने आपको दे दिया एग्जाम कैसा क्या होता है नहीं होता है करके। अब देखिए 150 क्वेश्चन होता है और 150 क्वेश्चन में जो मेरा अनुमान है वो ये कहता है कि 150 में से अगर आपने 60 क्वेश्चन भी सही कर दिया, ठीक है, तो आपको आराम से जीईसी रायपुर, जो मैं प्रिफर करता हूँ, जीईसी रायपुर मिल जाएगा। जीईसी रायपुर है, जीईसी बिलासपुर है, जीईसी जगदलपुर है ना। तो ऐसे और भी जीईसीज हैं। लेकिन देखो क्या होता है कि छत्तीसगढ़ में आप रहते हो और अगर आप छत्तीसगढ़ के कैपिटल में आके पढ़ोगे, जो कि रायपुर है, रायपुर के अगर गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ोगे तो आपका एक्सपोजर थोड़ा सा अलग होगा। रही बात क्या सर जीईसी बेस्ट है, नहीं बेटा जीईसी बेस्ट नहीं है, ये मैं ऑनलाइन बोल रहा हूँ। कोई ध्यान नहीं देता है गवर्नमेंट कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, कॉलेज की पढ़ाई पे, कॉलेज के क्या बोल सकते हो अपलिफ्टमेंट पे कोई ध्यान नहीं देता है। कोई इन लोग बड़े कॉलेजेस से या अथॉरिटी से कोई MOU साइन नहीं करवाते हैं, कोई पार्टनरशिप नहीं करते हैं। बस कॉलेज है, फीस कम लगता है, डिग्री मिल जाएगी, इसलिए आप कॉलेज जाओगे। एक बेटा आप किसी भी कॉलेज से पढ़े, दुनिया के महंगे से महंगे कॉलेज में पढ़े, अच्छे से अच्छे कॉलेज में पढ़े, अभी मैंने IIT से पढ़े, मैं आपको बता रहा हूँ कॉलेज आपको जॉब नहीं दिलवा सकता है। सिंपल से बात बता रहा हूँ बेटा, आज के ज़माने में इतना ज़्यादा भीड़ बढ़ चुकी है, इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ चुका है कि आप कॉलेज
में क्या कर रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ आपका रिज्यूम जो होता है, आपका जो खुद का पर्सनल एक स्किल है, एक्सपीरियंस है, वो मैटर करता है। जैसे समझो आप एक कॉलेज में चले जाओगे इंजीनियरिंग करने के लिए, आप ये सब सपने लेके जाओगे कि मैंने कंप्यूटर साइंस चुन लिया क्योंकि दुनिया में लोग कह रहे हैं कंप्यूटर साइंस की डिमांड है। आपने मान लो किसी भी कॉलेज में कंप्यूटर साइंस में एनरोलमेंट ले लिया, लेकिन बेटा सिर्फ एनरोलमेंट लेने से कुछ नहीं होता है। जब आप 4 साल कॉलेज में पढ़ाई करोगे तो आप ये समझ के जाओ कि कॉलेज की पढ़ाई से, कॉलेज के सिलेबस से में आप टॉप भी कर लो, गोल्ड मेडलिस्ट भी बन जाओ, फिर भी नौकरी लगने की जब बारी आएगी तो आपको 1 लाख सालाना का नौकरी भी नहीं देगा। तो सर फिर नौकरी किस चीज़ का मिलता है? नौकरी मिलता है आपके स्किल का, कि सच में आपको क्या आता है। अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो तो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट के लायक चीज़ें आपको आती है या नहीं आती है। और ये कैसे पता चलता है? तो जब आप कंपनी के इंटरव्यू में बैठते हो तो वो आपसे क्वेश्चंस पूछकर, आपसे प्रैक्टिकल करवाकर, आपके सारे नॉलेज को निचोड़ कर समझ लेते हैं कि आपको कितना आता है, कितना नहीं आता है। ठीक है, जैसे जब मेरा एक्सपीरियंस था ओरेकल में, ऑनलाइन जो मेरा पूरा इंटरव्यू हुआ था, 3-4 राउंड का मेरा इंटरव्यू हुआ था, तो बेटा उसमें उन लोग मेरे बारे में ये नहीं पूछते हैं, फॉरेनर थे वो, यूएसए के थे, अमेरिकन थे, उन्होंने मेरे से ये नहीं पूछा कि मैं किस कॉलेज से हूँ या मैं क्या कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, सब रिज्यूम में लिखा हुआ था। उनका सिंपल क्वेश्चंस था, वो मेरे से इतने नॉर्मल क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि मुझे वो सिली लग रहा था। लेकिन जब बाद में मैंने सोचा कि इतने बड़े कंपनी के इतने बड़े एचआर जब मेरे से ऐसे नॉर्मल क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हैं, तब मेरे को रियलाइजेशन हुआ कि उन नॉर्मल क्वेश्चंस उन्होंने मेरे दिमाग के सोचने की शक्ति कितनी है, मेरा पर्सनालिटी कैसा है, मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटी है कि नहीं है, मैं टीम को लीड कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, मैं किसी नए प्रॉब्लम को जिसका सोल्यूशन मुझे नहीं पता उसको मैं कैसे अप्रोच करूंगा, कैसे सॉल्व करूंगा, ये सब जानने की मेरे से कोशिश की थी उन्होंने। तो बता रहा हूँ बेटा, आपका जो पर्सनल स्किल होगा, जो आप सीखेंगे, पर्सनल स्किल में क्या आता है? कम्युनिकेशन, बोलने में क्या, लैंग्वेज, आपको अंग्रेजी अच्छे से आनी चाहिए बोलना, वो एक बैरियर है कम्युनिकेशन का। प्लस आपको जो चीजें आती है उसको एक्सप्रेस कर पाना कि हाँ मुझे ये आता है एंड आई कैन डू दिस वर्क फॉर यू, तो ये एक्सप्रेस कर पाना, खुद को बेचना, क्योंकि मुझे जो स्किल आती है अगर मैं उसको बेच नहीं पा रहा हूँ ना बेटा, तो फिर मेरा दुनिया में कोई मतलब ही नहीं है, मैं जॉब मार्केट में, मैं इंडस्ट्री में फिट नहीं बैठ पाऊंगा। तो आप एज अ सीएस स्टूडेंट आप हो तो आपको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसके लिए ही हम लोगों ने एस्पायर एज, कि जो बच्चा 12वीं के बाद डाउट में है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मान लो सोच लिया है कि सीएस करना है, सिविल करना है, मैकेनिकल करना है, लेकिन वो अगर करना चाह रहा है वो चीज, तो उसको कैसे करे, वो अपना 4 साल क्या क्या सीखने में बिताए, ताकि 4 साल बाद जब वो कॉलेज से बाहर निकले डिग्री लेकर, तो वो इतना लायक रहे कि कोई भी कंपनी उसको जो है उसके नॉलेज के बेसिस पे, उसके 4 साल के मेहनत के बेसिस पर हायर कर सके। समझ रहे हो बेटा? ये बात तो हो गई जॉब की। ठीक है, तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि पहले डिग्री जरूरी है, आपको कुछ नहीं पता आप इंजीनियरिंग कीजिए, क्योंकि वो एक डिग्री है और डिग्री जो है आपको स्टेबिलिटी देता है, आपको एक प्लान देता है, हमेशा आपके पास 2-3 प्लान होने चाहिए। तो 150 क्वेश्चन होते हैं, 60 नंबर के यहाँ होंगे, और 60 नंबर आप ला लोगे तो आपका आराम से जीईसी आपको मिल जाएगा। जीईसी रायपुर आपको टारगेट करना चाहिए। और रही बात, कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं कि इसका क्रैश कोर्स जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट कब से होगा, वो स्टार्ट होगा ट्यूसडे से। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन स्टार्ट करने वाले हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ेंगे तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पीईटी के बारे में, फिर पीपीएसटी के बारे में, फिर मैं 2-3 एग्जाम और हैं जिसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर लेना अपने दोस्तों के साथ। ये पीडीएफ आपको नीचे मिल जाएगा पीईटी के बारे में। इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जानने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। सिलेबस का और थोड़ा सा मैं डिस्कशन कर लेता हूँ बेटा कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें होता है, सिलेबस कैसे पढ़ना होता है। तो सिलेबस में आपके पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और मैथमेटिक्स है। इसमें 11-12, इसमें भी 11-12 और इसमें भी 11-12 सारा सिलेबस जो जेई का सिलेबस है वो एज इट इज पीईटी का सिलेबस है। एक प्रो टिप मैं आपको देता हूँ बेटा, पीईटी में क्या होता है ना, ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि कौन से कलर की लाइट की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, कौन से रंग के लाइट की वेवलेंथ सबसे
कम होती है, मतलब ऐसे जनरल नॉलेज टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। मतलब एटलीस्ट 50 to 60% क्वेश्चन जो पीईटी में होते हैं ना, वो जी के टाइप में होते हैं, जनरल साइंस के टाइप में होते हैं, जो लोग याद नहीं करते हैं, फैक्ट याद करते हैं, वैसे क्वेश्चंस होते हैं। तो आपके पास युगबोध या नवबोध का जो बुक होगा ना बेटा, उसके पीछे में ना बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन, तार्किक प्रश्न दिए होंगे, उनको पढ़ना आप। और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में जो सिलेबस है वो तो 11वीं 12वीं का जेई सिलेबस ही आपको फॉलो करना होता है, और इस पर डिटेल डिस्कशन जो हम लोग अपने क्रैश कोर्स में करने वाले हैं, जो कि बहुत जल्द हम ट्यूसडे से स्टार्ट करवाने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, और अच्छे से पढ़ाई करते रहो, सर्च करते रहो चीज़ों के बारे में, और जो भी हेल्प चाहिए उसके लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप अवेलेबल है, वो मेरे से पूछते रहो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।